हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। तो इस वीडियो में हम लोग वन शॉट रिवीजन कवर कर रहे हैं और वन शॉट रिवीजन आपके चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहे हैं, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स बी रेडी। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आपके आगे 10th क्लास में बहुत काम में आने वाला है। 8th में आप पढ़ के आए। तो मैं यहां पर बात करूंगा आपके 5th चैप्टर की शुरुआत से। तो 5th चैप्टर में आपने जैसे पढ़ा यूलिट्स ज्योमेट्री के बारे में, तो लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों ने इस चीज को समझना, एक पॉइंट पढ़ा। वो पॉइंट ये पढ़ा कि भाई कोई मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, जो कि आपने यूलिट ज्योमेट्री में समझा। मुझे क्या करने के लिए? एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट था जिसको प्रूव किया गया यूलिट ज्योमेट्री के अंदर, और वहां से हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देयर आर मिनिमम 2 पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम मुझे 2 पॉइंट्स तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड, आपने ये चीज भी समझी। तो मैं एक इंट्रो दे रहा हूं कि 8th क्लास में आप क्या पढ़कर आए थे, जिसको आपने 9th में कवर अप किया। वो ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स आप लोगों ने पढ़े। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब भी कोई 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंगल्स की, जो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड, और जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं लाइन इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं 2 लाइन इंटरसेक्शन के कारण, या 2 पैरेलल लाइंस पे जो लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें भी आप पढ़ के आए हो। तो 2 और मोर पैरेलल लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, जब भी कोई 2 लाइंस पे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो यहां पे जितने एंगल्स बनते हैं, जैसे कि यहां पे बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पे बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी कोई 2 लाइन या 2 पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती है, तो किस तरह के एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं, वो सारे लाइन आपने पढ़े। वो एंगल्स कब इक्वल होते हैं और कब इक्वल नहीं होते, ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी हुई है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स, जो कि बहुत इजी चैप्टर है, वन शॉट रिवीजन में मैं आपको पहले 7th और 8th की चीजों को समझा रहा हूं। तो समझना आप लोगों ने क्या क्या चीजों को कवर अप किया है। तो कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस मैं सबसे पहले आप लोगों को एकदम क्लियर करना चाहता हूं। पहली चीज, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। किसको लाइन सेगमेंट कहते हैं? वर्ड सेगमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट। ऐसी लाइन जिसका मेजरमेंट दिए हो, मतलब 2 पॉइंट्स को फिक्स कर दिया हो और उनके बीच के डिस्टेंस को अगर आपको दे दिया गया, जैसे कि आपको बोल दिया 5 सेंटीमीटर की लाइन को कंस्ट्रक्ट करिए, तो क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, एक लाइन के एक पार्ट का आपको मेजरमेंट दे दिया है, इस कारण जिसका मेजरमेंट दिया रहता है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो कब वर्ड लाइन सेगमेंट बोलते हैं ये आपको पता है, कब वर्ड लाइन बोलते हैं ये आपको पता है। तो अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, and a part of a line with 1 end point is called a ray। तो एक लाइन क्या होती है? लाइन मतलब जब आप किसी प्लेन पे कोई पॉइंट मार्क करते हैं और बिना पेन उठाए उस पॉइंट को जब स्ट्रेच करते चलते हैं किसी भी डायरेक्शन में, या तो उस या इस, तो इसको कहते हैं लाइन। और जब एक लाइन का पार्ट दिया होता है, पार्ट दिया होता है मतलब 2 पॉइंट फिक्स करके दे दिए जाते हैं कि यहां से यहीं तक बनाना है बस, तब उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। और उसी लाइन को हम लाइन को रे कब बोलते हैं? जब एक पॉइंट फिक्स रहता है, जब एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा एक ही डायरेक्शन में लाइन स्ट्रेच होती हुई चली जाती है, मतलब एक एंड पे एरो रहता है। तो जब लाइन के दोनों, मतलब वर्ड लाइन तब बोला जाता है जब दोनों तरफ एरो होता है, जब एरो नहीं होता तब लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स पॉइंट कर दिए। और जब एरो बना होता है किसी भी एक डायरेक्शन में, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, तब हम वर्ड रे यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़े थे। चलिए, लाइन सेगमेंट ए बी, और हमने 9th में ये भी पढ़ा कि जो लाइन सेगमेंट ए बी होती है, ठीक है, वो क्या, वो डिनोट होती है ए बी
बी के ऊपर एक बार। तो जब ए बी के ऊपर बार बना दिया जाता है, मतलब कोई वर्ड्स, कोई लेटर्स, कैपिटल लेटर्स को ले लिया जाता है, जैसे मैं यहां पे बोल दूं कि ये एक लाइन है ए बी, तो मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा, मैं इसको बोलूंगा ये ए बी के ऊपर जब मैं इस तरीके का एक बार लगा देता हूं तो मैं बोलता हूं कि ये लाइन सेगमेंट है। बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या, जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है, तो ऐसा समझना, ठीक है। तो जब मेजरमेंट दिया होता है और कोई लाइन होती है, जब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं ए एंड बी, और मैं इसके लिए सिंबल बनाता हूं ए बी के ऊपर बार, तो ये चीज आपको यहां पे समझाई है। चलिए, एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी, और हम बोलते हैं इसकी लेंथ क्या है, तो हम जैसे हमने बोला कि ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और इस ए बी के ऊपर अगर मैं ऐसा बार बना दूं तो यहां से देख के समझ आता है कि ये एक लाइन सेगमेंट दी है जिसमें फिक्स्ड मेजरमेंट दिया है, 2 पॉइंट फिक्स है ए एंड बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर की। बस इतनी चीज है जो आपने बचपन में पढ़ी है। एक रे को डिनोट करने के लिए हम ए बी के ऊपर जो बार बनाते हैं उसके किसी एक डायरेक्शन में हम एरो बना देते हैं। तो जब ऐसे एरो बना दें तो इसका मतलब मैं रे को डिनोट कर रहा हूं। तो रे को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हो, लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपने 8th क्लास और 7th क्लास में पढ़ी है, और 9th क्लास के बेसिक में भी आपने इन चीजों को पढ़ा है। तो अभी क्योंकि हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं तो इन चीजों का रिवाइज करना दोबारा से जरूरी था, इसलिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स। अब इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हो 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स, यहां पे इन सिंबल्स का यूज नहीं करना, बट इनको अपने कहीं ना कहीं आपके जहन में चीजों को रखना है कि किस चीज को कैसे डिनोट किया जाता है, लेकिन यूज ना करते हुए हम सिर्फ सेगमेंट ए बी, रे ए बी या लेंथ ए बी को अगर हमें बताना है या लाइन ए बी को हमें बताना है तो हम सिंपल से एक सिंबल यूज करेंगे और हम बोलेंगे ए बी, ठीक है, बस ए बी बोलेंगे। इसके ऊपर किसी तरह का अभी हम बार या रे या ये सब नहीं बताने वाले, मतलब नहीं लगने वाला। तो इस पूरे चैप्टर में अगर मैं सिर्फ ए बी लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक लाइन आपको बता रहा हूं। चलिए, ये चीज हमने क्लियर की, आगे समझिएगा। समटाइम्स स्मॉल लेटर्स एल एम एन एक्सेट्रा विल बी यूज्ड टू डिनोट द लाइंस। अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया कि कोई दो लाइन से उसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब वो ट्रांसवर्सल है, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप इस तरीके से लाइंस बनाते हैं, और इन लाइंस को बताने के लिए कि किस लाइन के बारे में आप बात कर रहे हो तो हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। तो कब कैपिटल यूज करना है, कब स्मॉल यूज करना है, ये चीज आपको अंतर पता होना चाहिए। जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा एल, यहां पे लिख दूंगा एम, यहां पे लिख दूंगा एन, तब मैं बोलूंगा लाइन एम, लाइन एन, लाइन एल। किस लाइन की बात कर रहा हूं, उस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है। तो लाइन के बारे में जब मैं बात करना चाहता हूं तब मैं स्मॉल लेटर्स को यूज करता हूं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब मुझे कोई 2 पॉइंट्स पता होंगे, तब मैं सिर्फ 2 कैपिटल लेटर्स का यूज करूंगा, ए बी, ये बताने के लिए कि मैं उस लाइन की बात कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल लेटर्स का यूज यहां तो ऐसे करते हैं, यहां कैपिटल लेटर्स का यूज एक साथ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीजें और हैं जो आप लोग 8th क्लास में कवर करके आए थे। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स या बहुत ज्यादा पॉइंट्स किसी एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ये एक लाइन है और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ए पॉइंट भी इसके ऊपर है, बी पॉइंट भी इसके ऊपर है, सी पॉइंट भी इसके ऊपर है, डी पॉइंट भी इसके ऊपर है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स किसी लाइन के ऊपर है तो हम कहते हैं ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आगे, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, प्लेन के ऊपर कहीं कहीं बने हुए हैं, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, कहीं भी बना दिया, ठीक है, और ये एक लाइन निकल रही है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो मैं कहूंगा दिस पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर प्लेन के ऊपर है। तो कब हम वर्ड कोलिनियर यूज करते हैं, कब हम वर्ड कोलिनियर, नॉन कोलिनियर यूज करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए
आगे क्या था, कुछ बेसिक चीज और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एंगल किसको कहते हैं? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब कोई एक पॉइंट से कोई दो रेज निकले या उस पे आके मीट करे, ठीक है, मीट भी करे, तो इनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, दो लाइंस के बीच का जो गैप होता है, इसको एंगल कहते हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये भी है, ठीक है। तो अब एंगल की वैरायटी भी आप लोगों ने पढ़ी है। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। किसी एक पॉइंट से जब दो रेज ओरिजिनेट होती हैं, निकल के बाहर की तरफ जाती हैं, तो जो गैप होता है उनके बीच में, वो एंगल है। ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो कब इंटीरियर है कब एक्सटीरियर है वो अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। और ये जो रेज है, ठीक है, जो निकल रही हैं, इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल से ये जो दो रेज, इस एंगल को जो दो रेज कंटेन कर रही हैं, इन रेज को एंगल के केस में जब हम वर्ड बोलते हैं एंगल, तब इन दो रेज को हम आर्म्स बोलते हैं। ये आर्म्स है, हाथ है इनके, ये एंगल के हाथ है। तो ये भी आर्म है, ये भी आर्म्स है, तो ये दोनों आर्म्स हैं, आर्म है, हाथ है। तो किसी एंगल में दो आर्म्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और इस एंगल पे जो पॉइंट कंटेन हो रहा है, जिस पॉइंट से ये रेज निकली हैं, इस केस में इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो आपको ये कुछ टर्म्स है जो पता होना चाहिए। एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, वर्टेक्स क्या होती है, आर्म्स क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। मैं एक सिंपल सा कुछ बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, बहुत तरह के एंगल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। जैसे कि हमने एक्यूट एंगल वर्ड सुना है, राइट एंगल हमने सुना है, ऑब्ट्यूज एंगल हमने सुना है, स्ट्रेट एंगल भी हमने सुना है। यस, स्ट्रेट एंगल भी होता है। अगर आपने नहीं सुना तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। एंड द रिफ्लेक्स एंगल। अगर यहाँ पे अभी देखो, मैंने बताया था कि अगर ये इंटीरियर एंगल है, अगर ये इंटीरियर एंगल है, तो इसका जो अपोजिट होता है, मतलब बाहर की तरफ जो एक्सटीरियर होता है, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स मतलब जो उसके पीछे है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन। तो पीछे साइड का जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल बोलूंगा तो इसका रिफ्लेक्स अंदर वाला होगा, ठीक है, ये भी चीज है। सिर्फ ये मत याद करना कि सिर्फ एक्सटीरियर को रिफ्लेक्स बोला जाता है, ऐसा नहीं है। इंटीरियर को भी रिफ्लेक्स बोला जाता है, बट रिफ्लेक्स कब यूज होता है? जैसे आपको बोल दिया कि यहां पे एक एंगल है, मैं बोल रहा हूं लेट इट बी 60 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो आप कहेंगे 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री का जो एंगल है वो इसका रिफ्लेक्स एंगल है। अगर आपको बोल दिया कि यहां पे एक एंगल है और ये एंगल है आपका कुछ अराउंड 270, मैं बोल रहा हूं, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या है? वो अंदर वाला होगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स वर्ड कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं और क्लियर करता हूं ड्राइंग्स के थ्रू। इसको समझिएगा कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। तो मैं याद कराने का एक बहुत इजी तरीका बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं पता अभी भी कि एक्यूट क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्ट्यूज का पहला लेटर है O और एक्यूट का पहला लेटर है A, ठीक है। A ऊपर से पतला हो रहा है, तो एक्यूट A का मतलब पतला, ऑब्ट्यूज O का मतलब मोटा। अब क्या पतला क्या मोटा, इस चीज को समझना। एक्यूट एंगल में तब बोलता हूं जब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनता है। 90 डिग्री से जब भी छोटा एंगल बने, मतलब एंगल शुड बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, हम कहेंगे वो एंगल एक्यूट एंगल है। और अगर 90 डिग्री से बड़ा है, मोटा एंगल है, बड़ा एंगल है, तब हम कहते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल तब बोलते हैं जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो Z देखो, Z इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां पे X इज लेस देन 90 डिग्री। X क्या है? इसके बीच का गैप। इस एंगल को मैं X और Z बोल रहा हूं। जब x की वैल्यू 90 से छोटी होगी तो एक्यूट, जब 90 से बड़ी होगी तो ऑब्ट्यूज। अब अगर सर दोनों चीजें इक्वल है, मतलब ना बड़ा है ना छोटा है, करेक्ट 90 डिग्री बन रहा है,
तब उसके लिए हमने वर्ड पढ़ा है क्या, राइट एंगल। तो जब एंगल ना छोटा होता है 90 से, ना 90 से बड़ा होता है, वो एक प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब हम कहते हैं कि ये एंगल जो है ये राइट एंगल है। तो मतलब y शुड ऑलवेज बी 90 डिग्री, जिसके लिए हमने एक सिंबल पढ़ा है, जब भी 90 डिग्री राइट एंगल बताना है आपको तो यहां पर एक स्क्वायर बना दो। तो इस तरीके का एक स्क्वायर फॉर्मेशन होता है यहां पर। तो आपको बेसिकली यहां पे L बनाना है, देखिएगा यहां पे देखो ये L बना हुआ है। तो जब भी आप राइट एंगल बताएंगे तो राइट एंगल में उस गैप में जिसको आपको 90 डिग्री दिखाना है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट वर्ड हमने पढ़ा है। स्ट्रेट एंगल समझिएगा, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? तो स्ट्रेट एंगल कहते हैं जब लाइन एकदम सीधी होती है और जब वहां पे एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। यस, अगर मान लो ये पॉइंट है और एक आर्म फिक्स है, दूसरी आर्म मूविंग आर्म है, तो जब ये 90 तक नहीं पहुंचेगी तब एक्यूट होगा, जब 90 के बाद चली जाएगी तो ऑब्ट्यूज होगा, जब 90 रहेगी तो राइट रहेगा। लेकिन जब इसके अपोजिट में आ जाएगी, जब एक आर्म के अपोजिट में दूसरी आर्म होगी, तब बनता है स्ट्रेट एंगल। तो यहां पे आपने ये 4 एंगल्स के नाम समझे बेस्ड ऑन द एंगल्स, जब हम एंगल्स को देखते हैं। ठीक है, एक्यूट क्या, ऑब्ट्यूज क्या, स्ट्रेट क्या, राइट क्या। आगे समझिएगा रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि अपोजिट एंगल को रिफ्लेक्स बोलेंगे। मतलब जो एंगल टी की मैं बात कर रहा हूं, टी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो पीछे वाला जो एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल मैं जिसको बोल रहा हूं, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 180 से बड़ा होना चाहिए, बट 360 से छोटा होना चाहिए। क्या बोल दिया सर, नहीं समझ आया? मैं ये बोल रहा हूं, मान लो ये एंगल तुम्हें दिया है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा एक कंडीशन याद रखना, वो एंगल है, ठीक है, वो एंगल है, देखो टी यहां लिखा, पीछे एरो बना है, तो ये वो एंगल है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी होती है। मतलब अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूं यहां तक, तो यहां तक तो 180 हो गया, एक आर्म के अपोजिट में दूसरा आर्म, बट वो आर्म घूम के, ये वाला आर्म जब घूम के अपनी पोजीशन पे रिटर्न आएगा तो ये टोटल 60 में, मतलब 360 से माइनस कर दो, तो 360 से छोटा होना चाहिए बट 180 से बड़ा होना चाहिए। उसी के लिए हम वर्ड रिफ्लेक्स यूज करते हैं। तो ये कुछ एंगल्स थे जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो 5 वैरायटी ऑफ एंगल्स आपको पता होना चाहिए। लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, रेस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में हमने और क्या कवर किया, तो बेसिक अब इस चैप्टर के डेप्थ में चलते हैं। अब बात को समझना, एक्यूट एंगल वो ये सारे वो लिखे हैं जो अभी मैंने समझा दिया है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, वेयर एज अ राइट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, अभी बताया। अ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, एक एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 से छोटा है, उसको ऑब्ट्यूज बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल मतलब जब एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है तब वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारे अभी मैंने आपको ड्राइंग से समझा दिया है, यहां पे आप कॉपी पे इसको नोट कर लो, पॉइंट्स को, वीडियो को पॉज करो और ये सारे पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, दिमाग में इन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। फर्दर 2 एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, 2 एंगल्स, अब ये प्रॉपर्टी है एंगल्स की, ठीक है। तो हमने ये 2 चीजें वर्ड सुना है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोई भी 2 एंगल का अगर मैं सम कर दूं और वो सम अगर 90 डिग्री बन रहा है तो उन 2 एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यस, 2 एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है, ठीक है। और 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तब हम वर्ड यूज करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कब है वर्ड सप्लीमेंट्री और कब है वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये पता होना चाहिए। तो 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री। अपनी कॉपी में नोट कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। आगे ध्यान देना, अब चलते हैं चैप्टर की डेप्थ में। तो यहां पर 2 एंगल्स आर एडजेसेंट। अब वर्ड एडजेसेंट को समझना है। एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है बगल वाला एंगल, बगल वाला, एडजेसेंट,
ठीक है, तो बगल वाला एंगल, यहां पे समझना, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका वर्टेक्स कॉमन होगा। यहां पे देखना एक एंगल है ए बी सी, ठीक है, इस एंगल के अंदर एक लाइन मैंने खींची है बी डी, तो एक रे है बी डी, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें जब मैं ये लाइन खींच दूंगा तो यहां पे तुम्हें ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ठीक है, तो ये गैप को भी हम एंगल बोलेंगे। ये एंगल है ए बी डी और ये एंगल है सी बी डी, ठीक है। तो ये जो दो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल हैं जब कॉमन वर्टेक्स होता है। एडजेसेंट कब कहते हैं? जब वर्टेक्स कॉमन होता है। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कॉमन वर्टेक्स, उसकी कोई एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो ये देखो, ये आर्म कॉमन है, बीडी वाली आर्म दोनों एंगल्स के लिए कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म होनी चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो ये आर्म एक है, एक ये आर्म है, ये नॉन कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है, दोनों दूसरे साइड्स पे है। तो एक आर्म कॉमन है, एक वर्टेक्स है और दो आर्म्स अनकॉमन है। तो इस तरीके के एंगल्स को, इन दो एंगल्स को, इन दो गैप्स जो एंगल्स बन रहे हैं, हम कहेंगे ये दो एंगल्स जो हैं ये एडजेसेंट है। व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। ये स्टेटमेंट याद रखना, क्या कि इस एंगल का सम, किस एंगल का सम मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा कौन सा एंगल है, एंगल ए बी डी। तो यहां पे देखना, एंगल ए बी डी को जब मैं ऐड करूंगा एंगल डी बी सी से, तो डी बी सी मतलब इस गैप को जब मैं ऐड करूंगा इस गैप से, तो ये एक बड़ा एंगल फॉर्मेशन करेगा, एंगल ए बी सी। तो यहां पे एंगल ए बी सी फॉर्म होगा। तो इस तरीके का जब भी रिलेशन आए तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा। चलिए आगे समझिएगा चीज क्या है। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी फॉर्म अ लाइन देन इट विल लुक लाइक अ फिगर। ये जो आपके सामने फिगर बना है, इन दिस केस एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ज्यादातर बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या और लीनियर पेयर क्या। तो बात को समझना, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स, ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, पीछे वाला ड्राइंग पहले हम देखते हैं। देखना यहां पे पीछे वाले ड्राइंग में BC और AB ये दो नॉन कॉमन आर्म्स थी। जब ये दो नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है, जब दो नॉन कॉमन आर्म्स, देखो BC एंड AB ये नॉन कॉमन आर्म्स है, कॉमन वर्टेक्स क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म जो है वो BD है। तो जब दो नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स BA एंड BC फॉर्म अ लाइन, जब वो एक, भाई कॉमन सी बात है, जब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो एक लाइन स्ट्रेट फॉर्म हो जाएगी। तो जब एक लाइन स्ट्रेट फॉर्म होगी इट विल लुक लाइक अ फिगर, वो जो फिगर बना है, इन दिस केस एंगल ए बी डी, देखना एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है, एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस केस में हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मतलब दो एंगल्स, ठीक है, दो एंगल्स का ग्रुप पेयर है। लीनियर मतलब जब वो स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखना। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस से AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मैं कह रहा हूं लेट इट बी L एंड लेट इट बी M, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पे देखो एक कॉमन वर्टेक्स मिलेगा, ठीक है, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और यहां पे जो चार गैप बनते हैं, तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो वही आपको बताया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, और इन्हीं दो एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। और यहां पे ये वाला गैप जो है, ये गैप इस गैप के इक्वल में होगा, इसको कहेंगे दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस से AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, से एट अ पॉइंट O, देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमेशा जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो पेयर्स बनेंगे। तो इस तरीके से यहां तक आप लोगों ने इन बेसिक टर्म्स को समझा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
इसमें देखिएगा कि अब क्या दिया है, अब हमें दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का टॉपिक। अब देखो यहां पे तुमने जैसे ही सुना कि सर ये तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है, भाई पता है, बट कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ एक्सियम्स हैं जो इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ने हैं। ये चीज आप लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ी, ठीक है, कि वो होते क्या हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब इन एक्सियम्स, कब एक्सियम बोलना है, कब हमें थ्योरम बोलना है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अब चीजों को थोड़ा सा अलग नजर से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको समझो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की जब मैं बात करता हूं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या, जब मैं दो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करता हूं तो उसमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। लेकिन पैरेलल लाइंस का मतलब क्या, मतलब ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब जब भी उनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिले उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, हमें पता है। तो इसको पढ़ना, देखो क्या लिखा है, द नोशन, नोशन का मतलब यहां पे ये है कि हमने ये चीज ऐसी मानी थी, ठीक है, जब किसी चीज को मानते हैं तो वर्ड नोशन यूज करते हैं। तो द नोशन ऑफ अ लाइन दैट इट एक्सटेंड्स इनडिफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, हमने ये चीज 5th चैप्टर में पढ़ा था, एक नोशन था वहां पे, एक ये था चीज कि ऐसा माना गया था कि भाई जो टर्मिनेटिंग लाइन होती है ना, वहां पे बताया था मैंने, टर्मिनेटिंग लाइन 5th वीडियो को वॉच करिएगा, टर्मिनेटिंग लाइन को हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर ये टर्मिनेटेड लाइन है तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। तो द नोशन ऑफ अ लाइन दैट इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस पैरेलल लाइंस इज द सेम। अब बात को समझना, ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, आप कितना भी एक्सटेंड कर लो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, और अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो मतलब वहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, दो लाइन आपस में टकरा रही हैं। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो ये बोला है, द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस पैरेलल लाइंस इज द सेम। तो ये पुरानी बात है, मतलब जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट ले लूं मैं इन दो लाइंस के बीच में, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब उन दोनों पॉइंट के बीच में देखूं तो ये किसी भी पॉइंट पे, किसी भी अपोजिट टू पॉइंट्स पे हमेशा परपेंडिकुलर सेम आता है। तो हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम आ रहा है इन दो लाइंस के बीच में, कोई सा भी पॉइंट मार्क करूं उसके अपोजिट पॉइंट पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो हमेशा वो डिस्टेंस जो है वो सिमिलर आएगा। तो इस कारण ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल कहलाती हैं। द इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उसको क्या बोला जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बोला जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। ये चीज पुरानी बात है जो हम याद कर रहे हैं, 5th चैप्टर में भी इससे रिलेटेड हमने चीज डिस्कस की थी, और आपने इस चीज को ओल्ड क्लास में भी पढ़ा, मतलब पिछली क्लासेस जो आप पढ़ के आए हैं वहां पे भी आपने इस चीज को पढ़ा था कि भैया दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वर्ड पैरेलल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी अपोजिट टू पॉइंट्स पे, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो ये चीज हमें नॉलेज थी, ठीक है। इस चीज को जब मैं आगे कैरी करता हूं तो एक एक्सियम 6.1 यहां से निकल के आती है। अब देखो एक्सियम क्या, जिस चीज के पीछे प्रूफ है, ठीक है। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अब यहां पे चीज समझना, अगर किसी लाइन पे कोई रे खड़ी है, अब रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स अभी मैंने बताया, अगल बगल वाले जो एंगल होते हैं उनको एडजेसेंट बोलते हैं, फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो इसके पीछे प्रूफ है कि अगर कोई रे स्टैंड कर रही है, कोई रे है, अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रही है तो जो दो अगल बगल वाले एंगल हैं इनका सम जो है वो 180 डिग्री है। ये एक्सियम 6.1 है, ठीक है। अब बात को समझना, नाउ रिकॉल दैट, ऐसा याद करो, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ऐसा तुम्हें 8th क्लास में सिखाया गया था कि दो अगल बगल वाले एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है देन दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये वर्ड आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहते हैं, हम रिकॉल कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहते हैं, दो एडजेसेंट एंगल, दो अगल बगल वाले एंगल जिनका सम करने पे अगर 180 डिग्री आ जाए तो इन दो पेयर्स को, इन दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। टेक द कंक्लूजन ऑफ एक्सियम 6.1। अब आप 6.1 को उठाओ और जो आपने यहां पे बोला है इसको उठाओ, ठीक है। तो
इस चीज को जब मैं उठाऊंगा, मतलब इस चीज को जब मैं पकड़ूंगा, ये चीज क्या है कि अगर कोई रे किसी स्ट्रेट लाइन पे खड़ी है तो अगल बगल वाले जो दोनों एंगल हैं, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एक तो ये स्टेटमेंट, एक ये एक्सियम, और एक ये वाला स्टेटमेंट कौन सा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो टेक द कंक्लूजन ऑफ एक्सियम 6.1 एज गिवन। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर एक्सियम 6.1 हम देखें और इसको ऐसा मान लें कि ये हमें दे दिया गया है, ठीक है, उसको हम ऐसा मान लें कि हमें दे दिया, ठीक है, किसी ने ये चीज प्रूव की और हमें दे दी है, ठीक है, एंड द गिवन एज द कंक्लूजन, और जो एक्चुअल में दिया हुआ है उसको कंक्लूड करें, तो दोनों को मिला के एक नई चीज हमारे सामने आएगी, एक नया स्टेटमेंट आएगा। उस स्टेटमेंट को देखना, इफ द सम ऑफ, अगर मैं ऐड करूं दो अगल बगल वाले एंगल्स को, इज 180 डिग्री, अगर कोई दो एंगल्स अगल बगल वाले एंगल्स का सम करने पे 180 डिग्री आता है, तो मैंने क्या किया, दोनों स्टेटमेंट को आपस में मिला दिया। ऊपर बोला था अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई रे है तो अगल बगल वाले एंगल्स का जो सम है 180 है, और 8th में हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो एंगल का सम 180 है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो उन दोनों को जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो देखो स्टेटमेंट कितना प्यारा सा बन रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि भाई अगर कोई अगल बगल वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब एक रे जो है वो एक लाइन के ऊपर मार्क की हुई है, स्टैंड कर रही है, दैट इज द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। इसका मतलब ये कि जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, आर्म्स क्या होते हैं ये मैंने अभी बताया पीछे, ठीक है, तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, वो एक लाइन फॉर्मेशन करेंगे। नोट, ईच इज कन्वर्स ऑफ द अदर, या तो मैं ऐसा बोल लूं या मैं ऐसा बोल लूं, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या पहले मैंने क्या बोला कि दो अगल बगल वाले एंगल का सम अगर 180 है तो रे स्टैंड कर रही है, और अगर मैं ये बोल दूं कि एक रे स्टैंड कर रही है तो दो अगल बगल वाले एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, और जिसपे वो स्टैंड कर रही होगी अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन है तो अगर कोई रे किसी स्ट्रेट लाइन पर है तो दो एंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं, उनका सम 180 होगा। तो यहां पे कन्वर्स भी सुनने को मिल रहा है। तो यहां से आपने ये देखा कि एक एक्सियम 6.1 फाइनली आपको मिला, ठीक है। तो ये था एक्सियम 6.1 जिसको आपको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो यहां पे सिर्फ आपको समझाया गया है इस एनसीईआरटी बुक के अंदर कि एक्सियम 6.1 से कैसे स्टेटमेंट ए बन के आपके सामने आया है। क्लियर है? चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं, आगे समझिएगा। अब एक एक्सियम 6.2 है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। वही चीज है भाई, यहाँ पे एक कन्वर्स भी बन रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आपको दो एक्सियम सुनने को मिल गई, एक 6.1 एक 6.2। दोनों की लैंग्वेज अलग है, आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसा एक जैसी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। पीछे वाला जो 6.1 था उस 6.1 में था कि a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180, और एक्सियम 6.2 जो है वो है if the sum of the two adjacent angles is 180। अगर दो एंगल्स का सम, दो अगल बगल वाले एंगल्स का सम अगर 180 है देन द नॉन कॉमन आर्म्स, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है यहां से यहां, यहां से यहां, इन ये दोनों एक लाइन फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पे ये दो एक्सियम्स को अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। The two axioms above together is called the linear pair axiom, और इसी को बोला जाता है लीनियर पेयर एक्सियम। तो अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कराते समय जब मैं कोई चीज बताऊंगा तो उसके सामने जब मैं लिखूंगा कि मैंने लीनियर पेयर एक्सियम का यूज किया तो कंफ्यूजन दिमाग में मत लाइएगा, ठीक है। तो 6.1 6.2 दोनों मिलके, मतलब ये जो दो एक्सियम्स हैं 6.1 और 6.2, इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब ये तो थे एक्सियम जिनके पीछे प्रूफ था। अब आप आ जाते हैं थ्योरम पे। तो थ्योरम 6.1 पे ध्यान दीजिएगा। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने बताया था लाइंस और पैरेलल लाइंस, तो अभी जो हमने बात की वो पैरेलल लाइंस की बात की। अब हम बात कर रहे हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस केस में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहां सर वर्ड थ्योरम क्यों यूज किया है? तो मैंने 5th चैप्टर में समझाया है कि थ्योरम क्या होता है, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थ्योरम उसको बोलते हैं जहाँ पे पोस्टुलेट और एक्सियम्स का यूज किया जाता है किसी
थर्ड चीज को फाइनली प्रूफ करने के लिए। तो इसमें ये बोला गया कि भैया जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप क्लियरली लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 6.1। तो थ्योरम का नंबर याद रखिएगा और वो बोलती क्या है वो याद रखना। क्लियर है? चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आगे चलते हैं। A line which intersects two or more lines at a distinct points is called a transversal in figure। अब आ जाओ 8th क्लास पे अगेन, आपको एक फिगर दिख रहा है, तो दो लाइंस हैं, दो लाइंस को जब कोई थर्ड लाइन काटती है तो उस थर्ड लाइन को मतलब लाइन एल को हम यहाँ पर ट्रांसवर्सल कहते हैं। आ गया याद भाई? ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है कोई भी दो लाइंस को। लाइन एल इंटरसेक्ट्स लाइन एम एंड एन एट अ पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो जो लाइन एल है वो एम और एन लाइन को कट कर रही है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, यही यहां पे लिखा है रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल फॉर लाइंस एम एंड एन, इसलिए हम एल को जो है ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाहर के एंगल्स क्या होते हैं? तो बाहर के एंगल्स मतलब जो एंगल बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये 8th क्लास में आप लोगों ने 7th क्लास में 8th क्लास में ये चीज पढ़ के आए हो अभी आप लोग। ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 2 क्योंकि बाहर की तरफ है, एंगल 8 और एंगल 7 क्योंकि बाहर की तरफ है। ठीक है, इसलिए इनको एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जबकि एंगल 3, एंगल 4 मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स। तो ये सारी चीजें आप लोग क्योंकि पढ़ चुके हो, मैं इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, बस आपको ये चीजें मैं रिकॉल करवा रहा हूं कि आपने थ्योरी लेक्चर में क्या पढ़ा, एनसीईआरटी बुक में क्या चीजें दी हैं, क्या क्या आपको बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है, एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर बना सकते हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको कहते हैं? तो इसको समझिएगा, मैं बोर्ड क्लियर करके एक बार आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल उनको कहते हैं जिसका जो शेप है, ठीक है, वो एकदम सिमिलर हो दूसरे एंगल जैसा। बात को समझना, ये एंगल इस डायरेक्शन में बना, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऐसा और कौन सा एंगल है जो इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देख रहा हो? तो ये वाला वो एंगल है, इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब एंगल 2 एंड एंगल 6 जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही एंगल 1, ठीक है, ऐसे ही एंगल 1 आप देखिएगा, ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ध्यान देना, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है। तो एक बाहर का एक अंदर का, और एक साइड पे जो है जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो दोनों क्योंकि एक साइड पे हैं तो ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। ये जो 4 है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ये 8 को करस्पॉन्ड कर रहा है। और ये जो 3 है ये करस्पॉन्ड कर रहा है 7 को। तो 3 एंड 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 4 एंड 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारी चीजें वो हैं जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब इससे हम एक्सियम की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हम पुराना पढ़ के, मैंने ये चीज बताई आप लोगों को 5th चैप्टर में कि भाई चीजों का लिंक बना के आगे की चीजों को डिस्कस किया जाता है। थ्योरम्स कैसे बनती हैं जो पीछे बात कर दी गई है, ठीक है, जो पिछली क्लासेस में कैसे जनरेशन टू जनरेशन मैथमेटिक्स पास हो रही है, वो पास ही ऐसे हो रही है कि किसी चीज को पहले बोल दिया गया है, उसको कागज पे लिख दिया गया है और उससे आगे की कोई नई चीजें बोली जाती हैं तो थ्योरम्स बनती हैं। तो वही चीज है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो यहां पे ध्यान देखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किनको कहते हैं? 4 एंड 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब यहां पे ये जो Z तरह का शेप बनता है, ये Z शेप बन रहा है, मतलब जिगजैग पोजीशन जो बनती है। ठीक है, तो जब भी कोई दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ऑल्टरनेट एंगल मतलब इसके बाद अंदर वाला ही जो एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, अंदर अंदर का जो एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किनको कहेंगे? तो 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5। तो 4 एंड 6 फिर 3 एंड 5, तो ये हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाहर के एंगल। तो बाहर के एंगल कौन से हैं वो भी ध्यान देना, एंगल 1 और एंगल 7, ये बाहर है, ठीक है, इस साइड है। अब ऑल्टरनेट मतलब ये अगर इस साइड है तो इस साइड का कोई एंगल है, लेकिन वो भी एक्सटीरियर में होना चाहिए। तो ये बाहर इस साइड है,
लाइन के ट्रांसवर्सल के इस साइड है और ऊपर की तरफ है, तो इसका ऑल्टरनेट जो एंगल होगा वो नीचे की तरफ होगा और वो भी बाहर की तरफ होना चाहिए। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के जैसा है, मतलब एंगल 1 एंगल 7, इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर के एंगल। ऐसे ही एंगल 8 ये वाला और एंगल 2 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के एंगल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आप ध्यान देना कि ट्रांसवर्सल के एक साइड की बात हो रही है, सिर्फ अगर मैं इस साइड की बात करूं, ये वाली साइड की, तो यहां पे दो इंटीरियर एंगल 3 और 6। अब इस साइड की अगर बात करूं ट्रांसवर्सल के इस साइड की, तो ये वाला एंगल, ये 4 और 5, तो ये कहलाते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 4 और 5, 4 और 5, 3 और 6, तो 3 और 6। क्लियर है? तो ये चीजें थी जो बेसिक में आपने पढ़ी, ठीक है। कोई भी दो लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होती है ये आपको समझा दिया, पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है वो आपको बता दिया। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो ये तीन नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कंफ्यूजन यहां पे मत क्रिएट करना। देखना पहले क्या मैंने बोला, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स होते हैं उसके लिए तीन नाम होते हैं, या तो आप उसको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बोलो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। तो 4 के बाद नेक्स्ट 4 के बाद आएगा 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, इसके बाद इसी साइड का इंटीरियर एंगल ये, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, यहां तो वर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलो या वर्ड एलाइड एंगल्स बोलो, ठीक है, या को इंटीरियर एंगल्स बोलो। को इंटीरियर एंगल्स पेयर है, ठीक है, तो को इंटीरियर अंदर का एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के अंदर के दो एंगल, तो को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है ये वर्ड्स? चलिए आगे देखिएगा, इसके बेस पे एक्सियम 6.3 हम अब आगे डिस्कस करना चालू करते हैं। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस से, तो देखिएगा ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसे ही यहां पे नीचे जो एंगल है और ये जो नीचे एंगल है ये इक्वल होंगे। क्लियर है? ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है, ठीक है, ये करस्पॉन्ड कर रहा है इसको, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत इजी बात है और कुछ नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, तो इसी को नाम दिया गया है क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। क्लियर है? तो इस एक्सियम 6.3 के लिए जो नाम है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और जहां पे भी मैं बोलूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, तो आप ये चीज समझ जाना कि ट्रांसवर्सल में जो करस्पॉन्डिंग, जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं, इसलिए हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम बोला, ठीक है। तो एक्सियम 6.1 और 6.2 जो भी मैंने बताई है, इसके लिए भी हमने अभी नाम बोला था लीनियर पेयर एक्सियम। तो लीनियर पेयर एक्सियम अभी आप क्या पढ़ चुके हैं? अभी आप पढ़ चुके हो लीनियर पेयर एक्सियम और आप पढ़ चुके हो क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो लीनियर पेयर एक्सियम दो होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम एक होती है। तो 6.1, 6.2, 6.3 आप लोगों ने समझ ली। द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम, इस एक्सियम का अगर मैं उल्टा देखूं तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी दो लाइन से सच दैट अ पेयर ऑफ corresponding angles is equal then the two lines are parallel। इस केस में हम बोलेंगे कि दो लाइंस पैरेलल हैं। पहले हमने क्या बोला? इस केस में हमने क्या बोला? इस केस में हमने ये बोला कि भाई अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं।
अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई दो लाइंस हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है इस तरीके से कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये जो दो लाइन है M एंड N ये पैरेलल हैं। तो इस केस में मैं M इज पैरेलल टू N बोल रहा हूं, और इस केस में अगर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 बोलूं तो इस केस में मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बोल रहा हूं। तो कब क्या बोलना है ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उस केस में हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ठीक है, उसका कन्वर्स। तो ये चीज आपको यहां तक आई थिंक क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अब अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, इसको मैंने बोल दिया एक्सियम 6.4। 6.1 6.2 के लिए नाम था लीनियर पेयर एक्सियम, और 6.3 के लिए नाम था करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ठीक है। और एक 6.4 आप पढ़ रहे हो कन्वर्स ऑफ दिस, इसका कन्वर्स। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो एक्सियम्स हैं 6.1 6.2 6.3 6.4 क्या है। 5th चैप्टर में आपने पोस्टुलेट पढ़े थे 5, यहां पे आप एक्सियम्स पढ़ रहे हो 4, ठीक है। तो ये 4 एक्सियम्स आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। आगे बात करना चालू करते हैं। अब एक्सियम हो गए 4 खत्म, अब हम आ रहे हैं थ्योरम पे। तो एक हमने पीछे थ्योरम दी 6.1, अगर आपको याद आए देखिएगा कहां थी वो थ्योरम, ये रही थ्योरम 6.1 अभी मैंने बताई थी। अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब मैं बात करूंगा थ्योरम 6.2 में। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। यूजिंग द एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स हमने थ्योरम दे दी। हमने क्या थ्योरम दी कि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अभी हमने पीछे एक्सियम पढ़ी थी क्या कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को, अगर मैं बोलूं ये लाइन M है ये लाइन L है, और ये लाइन अगर मैं ले लूं N, चलो इसको ले लेते हैं M और ये N, और इसको ले लूं अगर मैं L, और अगर कोई L दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो इस केस में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये आप समझिएगा, क्लियर है। तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये कह रही है थ्योरम 6.2। चलिए थ्योरम 6.3 पे ध्यान दीजिएगा। थ्योरम 6.3 क्या कह रही है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब ये इसका कन्वर्स है। किसका कन्वर्स? थ्योरम 6.2 का कन्वर्स। थ्योरम क्या होती है? क्लियर है। एक्सियम क्या होते हैं? क्लियर है। थ्योरम 6.2 का अगर मैं कन्वर्स देखूं तो एक नई थ्योरम बन जाएगी और वो है थ्योरम 6.3। तो अब तुम्हें यहां पे क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि 5th चैप्टर में तुमने जितने थ्योरी पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता है, कब थ्योरम बोलना है, कब एक्सियम बोलना है, थ्योरम्स बनती कैसे हैं, क्यों बनती हैं, कैसे बनेंगी, वो सब कुछ यहां पर है। तो एक थ्योरम 6th चैप्टर के अंदर 3rd थ्योरम जो है वो है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोई पेयर ऑफ इंटरसेक्ट कर रही है कोई दो लाइंस को, कोई भी दो लाइंस, हमें नहीं पता दो लाइन दिखने में कैसी हैं, सच दैट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस तरीके से कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तब हम उन दो लाइंस को जिसको इंटरसेक्ट कर रही होंगी उन दो लाइंस को हम पैरेलल बोलेंगे। क्लियर? चलिए, in a similar way you can obtain the following two theorems related to interior angles on the same side of the transversal। अब अगर मैं इंटीरियर एंगल्स पे आ जाऊं
तो आगे भी दो थ्योरम्स और तुम्हें मिल सकती हैं। वो थ्योरम्स क्या है उनको देखिएगा। थ्योरम 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या? सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एक थ्योरम यहां से आई, और वो थ्योरम क्या है 6.4, ये कि जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, मतलब ट्रांसवर्सल कहेंगे, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो सेम साइड पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं, दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इनका सम जो है वो 180 होता है। क्लियर? इसी का अगर मैं कन्वर्स देखूं, थ्योरम 6.5 देखूं, तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। इस केस में हम कहेंगे कि वो दो लाइंस पैरेलल होंगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है, ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। सिर्फ बोलने का तरीका क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों ने थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 यहां तक समझ लिए। बोर्ड करते हैं क्लियर। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। अब देखो यहां पे जब बात होती है, हेडिंग देखना, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। लाइन्स पैरेलल जब मैं बोलता हूं तो पैरेलल लाइन्स तो भाई दो लाइन्स को बोला जाता है। देखना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब अगर कोई तीसरी लाइन भी है, जैसे तुम ड्राइंग देख पा रहे हो कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन भी अगर है, ठीक है, तो तीसरी लाइन भी अगर उसको पैरेलल है तो उसके बारे में बात की गई है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। ये चीज हमने 8th में भी पढ़ी थी कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और उसमें से किसी एक के पैरेलल तीसरी लाइन है, तो ये लाइन इन दो में से किसी के भी पैरेलल हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। चलो एक फिगर देखो, ये बोल रहा है एक फिगर है आपके सामने जिसमें लाइन M पैरेलल है L के। तो लाइन M जो है वो पैरेलल है L के, तो M जो है वो पैरेलल है L के, ये बोला है। एंड लाइन N इज पैरेलल टू L, अगर N भी पैरेलल है L के, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द लाइन T। तो एक लाइन T बनाओ जो कि ट्रांसवर्सल होगी। तो ये आपने ट्रांसवर्सल लाइन बना दी और इस लाइन को नाम दे दिया T। ठीक है, आगे देखिएगा L, M एंड N। तो आप तीन लाइन एज्यूम करो, T एक लाइन बनाओ जो कि ट्रांसवर्सल है, नाम दो यहां पे 1, 2 एंड 3। इट इज गिवन दैट लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मतलब सॉरी इसमें दिया है, ऐसा बोला गया है कि M is parallel to line L and line N is parallel to L। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर M L के पैरेलल है, अगर M L के पैरेलल है तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों भाई, अभी हमने पीछे पढ़ा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम से मैं ही बोल 1 and 2 इक्वल हैं, तो 1 and 2 इक्वल हैं बोल दिया। अब देखना अब क्या, अब उसके बाद मुझे बोला था n जो है वो पैरेलल है लाइन L के, तो लाइन n जो है वो पैरेलल है लाइन L के। तो n क्योंकि L के पैरेलल है, इस कारण मैं यहां पे बोल रहा हूं कि 3 जो है वो 1 के इक्वल है। तो हम कहेंगे एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे समझना, अगर कोई चीज किसी के इक्वल है, वही चीज दूसरे के इक्वल है, तो वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। दैट मींस एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। देख रहे हो अब कितना आसान हो जाता है चीजों को किसी का रेफरेंस लेके प्रूफ करने के लिए। तो इसलिए यहां से थ्योरम बनती है। तो अब हम थ्योरम बना रहे हैं बेसिकली। तो एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 1 दोनों में सिमिलर है। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और हम कहेंगे दैट इज M इज पैरेलल टू N। तो M जो है वो N के पैरेलल है, और यहीं से हमारी थ्योरम बन जाती है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और वो दोनों किसी अलग अलग, अगर मैं बोलूं एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है
और दूसरी लाइन भी उसी लाइन के पैरेलल है, तो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक थ्योरम है जो तुम्हें याद करनी है, और यहीं से टोटल हम लोगों ने 6 थ्योरम देख लिए इस चैप्टर में। तो 6.6 थ्योरम हो गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की बात हो रही है। अब देखो टॉपिक लिखा आपके सामने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप कहोगे कि सर 8th में तो पढ़ा हुआ है। बड़ा सिंपल है सर, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये अगर 180 है तो इसको तो हमने प्रूफ करना सीखा था छोटी क्लासेस में, एकदम आपने सीखा था, वहां पे आपने प्रूफ किया था। यहां पे उसी प्रूफ को मैंने थ्योरम का नाम दे दिया। तो थ्योरम 6.7 क्या है? थ्योरम 6.7 ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल ABC अगर उसका नाम है, तो BC किसी भी एक साइड के पैरेलल में जो अपोजिट वर्टेक्स पे तुम एक लाइन पैरेलल में बना दो। मैं बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे x एंड y एक लाइन पैरेलल बना दी, एक्स वाई इस तरीके से बनाई कि एक्स वाई पैरेलल है BC के। तो क्योंकि ये पैरेलल है और अगर यहाँ पे बन रहे एंगल्स के मैं नाम दे दूं, देखिएगा इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया, यहाँ पे मैंने 4 बोला और यहाँ पे मैंने 5 बोला, तो आप देखेंगे कि भाई एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 5 जो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट कैसे? तो चीज समझना, 2 लाइन इक्वल थी ना भाई, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा, प्रूफ भी किया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 5 एंगल 2 के, एंगल 4 एंगल 3 के। एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब चीज समझना कि 5, 1, 4 ये सेम लाइन पर एंगल्स लाई कर रहे हैं। तो एक्स वाई लाइन पर 2 रेज हैं, 2 लाइंस हैं जो कि 3 एंगल्स फॉर्मेशन कर रही हैं, 5, 1 एंड 4, बिकॉज एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 1 lie on same line, therefore using linear pair concept हम बोलेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। ये 180 होगा। अब एंगल 5 तो आपने बोला एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 5 की जगह क्या हम एंगल 2 लिख दें और एंगल 1 को ऐसे ही रहने दें। एंगल 4 की जगह क्या हम एंगल 3 लिख दें। तो हम देखेंगे इन तीनों का सम भी तो 180 ही आएगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया, इस कारण इसको हम वर्ड थ्योरम बोलेंगे। The sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3 ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है। तो यहां पे आपने देखा थ्योरम 6.7 को कैसे थ्योरम बोला गया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इसका यूज करना पड़ेगा। आगे समझिएगा थ्योरम 6.8 क्या बोल रहा है। थ्योरम 6.8 बोल रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर कोई ट्राइंगल है और उसका कोई भी एक साइड अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं मतलब बाहर की तरफ निकाल दूं, तो ट्राइंगल का नाम ले लो ABC। तो जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर, अंदर के 3 एंगल दिख रहे हैं, तो इन 3 एंगल, अब वर्ड यूज किया है अपोजिट एंगल्स। किसके अपोजिट? अपोजिट टू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का अपोजिट, एडजेसेंट की बात नहीं की है, इस वाले एंगल की बात नहीं की है, बात कर रहे हैं इस एंगल की। ये जो है इसके एडजेसेंट के अपोजिट जो एंगल है, तो उसको कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के 2 अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल होता है। ये भी आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहीं से आपको थ्योरम 6.8 बनती हुई दिख रही है। क्लियर है? तो इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहें तो इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिएगा कैसे करोगे। अगर मैं इसको दे दूं 1, 2 और यहां पे इंटीरियर एंगल 3, तो एज वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू, अगर इसको बोल दूं 4, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्योंकि 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो एंगल सम थ्योरम से अगर मैं बोल देता हूं तो अब यहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा एंगल सम थ्योरम। ठीक है, तो एंगल सम थ्योरम का अगर मैं यूज करता हूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्योंकि 180 डिग्री है, एंड ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर कंसेप्ट। तो लीनियर पेयर कंसेप्ट का यूज करके ये बोल सकता हूं कि एंगल 3 एंगल 4 इन दोनों का सम जो है ये 180 डिग्री है। अब ध्यान देना, एंगल 3 की जगह पे, या ऐसा कर लो, हाँ चलिए ठीक है, एंगल 3 की जगह पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 180 माइनस एंगल 4 लिख सकता हूं। भाई एंगल 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उठाओ इस चीज को यहां डाल दो, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 4 विच इज इक्वल्स टू 180, यही बन जाएगा। ये वाली चीज ऐसे लिखी जा सकती है, दोनों तरफ पॉजिटिव 180 है, काट दो और देखना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल आ रहा है एंगल 4 के। क्योंकि मैं प्रूफ कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ स्टेटमेंट्स का, कुछ एक्सियम्स का, कुछ पोस्टुलेट्स का यूज कर पा रहा हूं, इसलिए ये थ्योरम है जो मैंने प्रूफ कर दी है, ये थ्योरम हो गई, इसलिए मैं इसको थ्योरम 6.8 बोल रहा हूं। तो ये थ्योरम 6.8 है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव थ्योरम दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और एक स्टेटमेंट और यहां से प्रूफ हो रहा है, इतना सब करने के बाद वो स्टेटमेंट ये प्रूफ हो रहा है कि एंगल 1, अगर मैं इस नजरों से देखूं कि एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 1 की वैल्यू जो भी एंगल 4 है उससे छोटी होगी, एंगल 2 की वैल्यू जो भी एंगल 4 है वो उससे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम एंगल 4 है, तो कॉमन सी बात है, इन दोनों का सम एंगल 4 है, तो एंगल 4 मतलब बड़ा है एंगल 1 और एंगल 2 से, तो ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो आप जब स्टेटमेंट, जब पोस्टुलेट, सब एक्सियम्स बोलने चालू कर देते हैं तो थ्योरम फॉर्मेशन हो सकता है। टोटल 8 थ्योरम आप लोगों ने देख लिए, बोर्ड करते हैं क्लियर। आगे समझिए, एक्सरसाइज 6.1 से तुम्हारे पास 2 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और ऐसी 3 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के अंदर। तो एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और 2 क्वेश्चन तीनों एक्सरसाइज से जो मुझे लगता था अच्छे क्वेश्चन है और आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए, कहीं ना कहीं 2 या 3 मार्क्स में स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का क्या है। ये बोल रहा है कि तुम्हारे सामने जो फिगर है, इस फिगर में x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। आपको ये प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। तो बात को समझना, दिया क्या है, तुम्हें बोला है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो गिवन क्या है इस फिगर में, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। तो हमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये हमें गिवन है, छोड़ दो। क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव हमें प्रूफ करना है, क्या हमें प्रूफ करना है कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का और स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एज वी नो कि एक जो सर्कल है, अगर मैं सिर्फ सेंटर पॉइंट देखूं, पॉइंट O, और इसके चारों तरफ अगर एक रोटेशन में देखूं तो वो 360 डिग्री का होता है, 1 रोटेशन 360 डिग्री का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये एक रोटेशन में देखूं तो ये 360 डिग्री होता है, क्योंकि मुझे गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये मुझे गिवन है, इसको यूज कर रहा हूं और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस इस w प्लस जेड की जगह पे, देखना w प्लस जेड की जगह पे क्या मैं x प्लस वाई लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो x प्लस वाई लिख दिया और x प्लस वाई लिख दिया, तो ये x प्लस वाई, इस इक्वेशन को मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं क्या एक्सियम और पोस्टुलेट्स जो हमने पढ़े, एक्सियम्स और थ्योरम्स, उनका यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं। कोई चीज आपस में इक्वल है तो वो थर्ड चीज के इक्वल भी होगी, ये हो गया इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब देखना 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा,
तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू आएगी कितनी, 360 डिग्री। और ये 2 यहां से छोड़ेगा, ये 2 यहां जाएगा, तो x प्लस वाई हमारे सामने आ जाएगा और वो आएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि x प्लस वाई 180 डिग्री है। अब x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है और x क्या है, y क्या है, तो x ये वाला एंगल है, y ये वाला एंगल है। दैट मीन्स एंगल एक्स वाई अगर मैं बोलता हूं, देखना इसको मैं बोल रहा हूं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब दो एंगल, दोनों अगल बगल के एंगल हैं, x इज एडजेसेंट टू y। तो अगर दो एंगल्स अगल बगल के सम 180 देते हैं एडजेसेंट टू y, तो इसका मतलब वो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब AOB, इसका मतलब AB जो है, देयरफॉर AB इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी और यही इस चैप्टर में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज से, वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 का। ये क्या कह रहा है कि जो फिगर तुम्हें दिया है यहाँ पे POQ एक लाइन है, इन्होंने बोल दिया POQ इज अ लाइन। तो क्या गिवन है पहले तो वो पूरा लिखो। देखो आपको दिया है POQ इज अ लाइन। अब अगर कोई लाइन है और आपने एक थ्योरम पढ़ी कि लाइन के ऊपर जब कोई रे आके टकराती है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पहली चीज आपने एक चीज और पकड़ी कि POQ पे अगर कोई चीज परपेंडिकुलर रहती है तो वहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और दिया भी है ड्राइंग के अंदर कि भाई ROQ ये वाली जो रे है ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रही है, ड्राइंग में भी दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। रे OR इज परपेंडिकुलर, तो OR जो है ये परपेंडिकुलर है, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ गिवन वाला पार्ट लिख रहा हूं। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज OP एंड OR। OS जो है, ये OS जो है लाई कर रही है, लाई बिटवीन किसके बीच में, ये लाई कर रही है OR और OP रे के बीच में, तो OR एंड OP। ठीक है, आगे क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल ROS, ऐसा प्रूफ करिए कि एंगल ROS, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS की जो वैल्यू है वो हाफ है, किसके, वो हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS के। तो ये चीज आप समझिएगा। देखना अब कैसे प्रूफ करोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल POS ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो एंगल कौन सा, ROS, एंगल ROS प्लस एंगल कौन सा, QOR या ROQ, जो आपको लिखना हो, ये QOR वाला एंगल है, ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों लीनियर पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर है। तो ये थ्योरम में हमने पढ़ा कि एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो स्ट्रेट लाइन है क्या, PQ, वो 180 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं। तो 180 डिग्री हो गया। अब यहां से आप समझना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ROQ जो था, ये वाला जो एंगल था एंगल QOR, ऑल्सो एंगल QOR इज 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर है भाई। OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के, गिवन OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। परपेंडिकुलर बोला तो 90 डिग्री बोल सकते हैं। इस 90 डिग्री को आप यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। और यहां से आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पे हम कर लेते हैं, यहां से क्या नोटिस करोगे कि एंगल POS प्लस एंगल ROS, एंगल POS प्लस एंगल ROS, देखना
POS ROS ये 90 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो ये 90 कैसे आया? क्योंकि ये प्लस 90 इधर गया तो 180 माइनस 90 90 होता है। अब आपने इस पूरी चीज को 90 प्रूफ कर दिया। क्लियर है? अब हम आगे क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, एंगल ROS इक्वल करना है हाफ के। तो इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ दो, या एक काम करो, एंगल ROS यहां से कैलकुलेट कर लो। तो एंगल ROS की वैल्यू आएगी 90 माइनस एंगल POS, क्योंकि मुझे ROS प्रूफ करना है। तो एंगल ROS मैंने कैलकुलेट किया, वो आया 90 माइनस एंगल POS। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट नहीं आया, अभी आ जाएगा, देखिएगा। एंगल ROS की वैल्यू आई है कितनी? ये आई है 90 माइनस एंगल POS। खत्म ये बात, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी उल्टी। ठीक है, उल्टी बात करने का मतलब, अब मैं अभी तक जो ऐसे चला और यहां से मैं एक इक्वेशन लेकर आया, तो ये अभी मैं डाल देता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, अब समझना, अब अगर मैं इस साइड से देखूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इस एंगल और इस एंगल का ऐड करूंगा तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल बनेगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखना, एंगल QOR, देखिएगा, एंगल QOR को जब मैं प्लस करूंगा एंगल ROS के साथ, तो ये इक्वल होगा किसके? एंगल SOQ या एंगल QOS के। तो यहां पे थोड़ा सा मैं इधर से ले लेता हूं, एंगल क्या है? ROQ, तो मैं ले रहा हूं QOR, एंगल QOR। देखिएगा, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल किसके? एंगल QOS। तो यहां पे आ जाएगा एंगल QOS। अब QOR यहां पे देखिएगा, तो QOR अभी आपने बोला था यहां पर कि ये 90 डिग्री है, तो QOR 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि OR परपेंडिकुलर है PQ के, तो मैं क्या करूंगा, QOR की जगह 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहां पे हम डाल देते हैं 90 प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS। अब ध्यान देना, क्योंकि मुझे ROS निकालना है, पीछे मैं एक इक्वेशन निकाल के आया हूं अभी एंगल ROS, यहां पे भी एक इक्वेशन निकाल लेता हूं एंगल ROS। तो देखना, एंगल ROS की वैल्यू यहां पर क्या निकली? ये निकली एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो इसको मैं बोल देता हूं क्या? सेकेंड इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट और सेकंड आ गई है और एंगल ROS ही निकालना था, तो ROS को प्रूफ करना है, तो एक काम करो, तुम फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर दो। ऐड करने में क्या होगा? LHS LHS से ऐड हो जाएगा, RHS RHS से ऐड हो जाएगा, और वहां पे क्या होगा? देखना, एंगल ROS प्लस एंगल ROS ये तुम्हें देगा एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS which is equals to एंगल QOS माइनस 90 प्लस 90। ऐड कर रहे हैं तो माइनस 90 प्लस 90 कट गया, और यहां पे आया क्या? एंगल QOS माइनस ये वाला माइनस एंगल POS। तो एंगल POS ये फाइनली देखिएगा, अब क्या होगा? ये 2 ROS का साथ छोड़ेगा, तो यहां पे ROS अकेला रह जाएगा, ROS यहां रह गया, और ये 2 इधर आया, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में एंगल एंगल यहां पे तुम्हारा आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये आपको प्रूफ करना आना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा था, स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। क्या किया? यहाँ पे आपने 1+2 किया है और कुछ नहीं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1+2 करने पे आंसर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ एक्सरसाइज 6.1 से। अब एक्सरसाइज 6.2 का भी क्वेश्चन देखिएगा। तो एक्सरसाइज 6.2 से ये है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 2 मार्क्स में मिलेगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और ये शो करो कि ABCD के पैरेलल है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अब देखो एक्स कहाँ है? एक्स लिखा है यहां पे 50 के बगल में, और y लिखा है 130 के वर्टिकल में। तो आप बात को समझो, यहां पे आप क्लियरली ऐसा बोल दो कि ड्राइंग देख के समझ आ रहा है
कि एक ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल को अगर मैं नाम दे दूं L, तो ये ट्रांसवर्सल AB और CD को कट कर रही है। तो पहले मैं बोलता हूं कि लाइन L इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, क्योंकि वहां पे पॉइंट नहीं दिया तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं O। तो पॉइंट O विथ किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है? AB के साथ। ठीक है, तो जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो स्ट्रेट लाइन जो L है, L के ऊपर क्योंकि दो एंगल्स बन रहे हैं 50 प्लस एक्स, तो ध्यान दीजिएगा अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O दे देता हूं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, देखिएगा AB है, CD है, L मैं ले चुका हूं, यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं M। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो लाइन L इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O विथ AB, ये तो ठीक है। चलिए आगे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो L लाइन के ऊपर दो एंगल हैं, एक है एंगल AOL, ठीक है, प्लस एंगल अगर मैं बोलूं AOL, तो ठीक है, OA को अगर मैं रे बोल दूं तो ऐसे समझो OA इज अ रे ऑन लाइन L, अगर मैं बोल दूं तो रे जब भी L पे आएगी, तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, देयरफॉर 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50, और x की वैल्यू यहां आ गई 130 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो ये हमने प्रूफ कर दिया। आगे दूसरी चीज समझिएगा, इसी के नीचे लिख देते हैं। चलो यहां पे मैं एक चीज और बोल सकता हूं, क्योंकि CD इंटरसेक्ट कर रही है लाइन OM को अगर मैं बोल दूं, ठीक है, या L लाइन को, ठीक है, तो CD इंटरसेक्ट लाइन L एट M पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, देयरफॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज और बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 130 डिग्री के बराबर होगी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब चीज को समझिएगा कि अगर मैं देखूं कि y भी मेरा 130 आया है, मेरा x भी 130 आया है, ठीक है, तो ये y भी 130 आया है, इसको मैं बोल दूं सेकेंड इक्वेशन, और मेरा x भी 130 आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका मतलब x इक्वल टू y आ रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो x और y तो फाइंड कर लिया, इन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, अब इन्होंने बोला शो करिए कि a b c d के पैरेलल है। तो यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि x और y क्योंकि इक्वल आया, तो कन्वर्स यूज कर रहा हूं किसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, और x और y जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, एज x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, therefore AB is parallel to CD। भाई ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, एक्स एंड वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ए बी लाइन और सी डी लाइन के ऊपर। अगर एल ट्रांसवर्सल में मान लो एल कट कर रही है, तो इसका मतलब ये जो दोनों एंगल हैं इक्वल होने के कारण ये दोनों लाइन पैरेलल है। सिंपल सी बात थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 से हम लोगों ने कवर किया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये बोल रहा है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब क्या बोला है, क्लियरली बोल दिया कि ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, तो ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी, तो यहां पे बोल रहा है एंगल ए पी क्यू क्योंकि 50 डिग्री दिया है, मुझे ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री दिया है,
ठीक है। एंगल पी आर डी मुझे दिया है 127 डिग्री का, तो एंगल पी आर डी देखिएगा, पी आर डी ये वाला एंगल मुझे कितना दिया है 127 डिग्री। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई, आप बताइए एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप समझना, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर पी क्यू, मैं बोल देता हूं पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम यहां पे बोल रहे हैं पी क्यू क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा। अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। तो x की डिग्री मतलब x की वैल्यू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ पे रीजन भी दे देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए आगे समझिएगा, अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अब यहां पर अगेन अब क्योंकि मुझे y निकालना है तो मैं यहां पे एक नई कंडीशन लिख रहा हूं, अगेन कॉमा, क्या बोल सकते हैं, ए बी, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन अगर मैं देखूं पी आर ट्रांसवर्सल होगी, देन पी आर इज ट्रांसवर्सल, और अगर पी आर ट्रांसवर्सल होगी तो इसका मतलब देन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, ठीक है, ये पूरा एंगल, कौन सा पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी या डी आर पी। ठीक है, अब एंगल डी आर पी के इक्वल हो गया। ठीक है, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंगल ए पी क्यू क्योंकि 50 डिग्री था, तो 50 डिग्री प्लस वाई, आर पी क्यू क्या है, वाई डिग्री है ना, तो वाई इज इक्वल्स टू डी आर पी, 127 डिग्री है तो ये 127 डिग्री, वाई की वैल्यू आएगी 127 माइनस 50। अब 127 में से 50 गए तो 7 में से 0 गए, बचा 7, 12 में से 5 गए तो बचा 7, 77 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आई फाइनली, 77 डिग्री। बस यही निकालना था, फाइंड x एंड y। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 के भी ये दो क्वेश्चन देखे। चलिए एक्सरसाइज 6.3 से भी एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये बोल रहा है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये बोल रहा है कि ये जो फिगर्स दिए हैं इसमें ए बी डी ई के पैरेलल में है, एंगल बी ए सी 35 डिग्री है। ठीक है, एंड एंगल सी डी ई जो है ये 53 डिग्री है। फाइंड एंगल डी सी ई, तो डी सी ई आपको निकालना है। चलिए इसको देखिएगा, तो ये वाला फिगर दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, जो ये क्वेश्चन दिया है इसके लिए ये वाला फिगर है, ये किसी दो क्वेश्चंस और के लिए है एनसीईआरटी में। आप एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हम अभी इस फिगर की बात करते हैं, हमें इस फिगर में जो बोला है वो देखते हैं। ए बी अगर डी ई के पैरेलल में, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी डी के पैरेलल में है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, मतलब ए ई जो है ये ट्रांसवर्सल भी है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये 35 डिग्री होगा तो हमें क्या निकालना, हमें डी सी ई निकालना है। तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा 35 डिग्री होगा, तो ये 35 डिग्री हो गया। इजी है, यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखना सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स हमें पता है कि 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई जो है ये आपके इक्वल होगा 180 डिग्री के, यही है। तो एंगल डी सी ई की वैल्यू आएगी 180 माइनस इनको ऐड कर दो, तो ये 8 और ये 8 मतलब 88। ठीक है, तो एंगल 180 डिग्री की वैल्यू आएगी, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 8 मतलब
17 में से 8 मतलब 17 में से 8 गए तो ये आपका बचा 92। क्लियर है? तो एंगल DCE की वैल्यू आएगी 92 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये वाला जो एंगल आया ये हमसे पूछा था वो 92 डिग्री के बराबर आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फिगर था जो स्टेटमेंट लिखा है उसके लिए। क्लियर है? यहां तक बोर्ड करते हैं क्लियर। और यहां तक आपने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। अब एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। अब देखो एक फिगर है तुम्हारे सामने और यहाँ पे ट्राइंगल PQR है। ये बोल रहा है इसमें जो साइड QR है उसको प्रोड्यूस किया गया है S पॉइंट तक। तो देखो गिवन है कि QR ट्राइंगल PQR में S को बाहर तक मतलब QR वाली साइड को S तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, अगर PQR के बाइसेक्टर मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये इन्होंने बोला है। अगर PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर T पॉइंट पे मीट कर रहा है तो आप प्रूफ करिए कि एंगल QTR मतलब ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR के, तो इस वाले एंगल का हाफ। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जो गिवन है उस स्टेटमेंट से हम चालू करते हैं। मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? PQR। इन ट्रायंगल PQR साइड QR इज प्रोड्यूस्ड टू S। ठीक है, उसको S तक प्रोड्यूस किया गया है। तो देखो हम क्लियर करके बनाते हैं। ये स्थिति है अभी, और यहाँ पे नाम है P, यहाँ पे नाम है Q, यहाँ पे नाम है R और यहाँ पे नाम है S। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल PRS की जो वैल्यू मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। तो हम कहेंगे एंगल QPR प्लस एंगल PQR ठीक है, तो एंगल QPR, ठीक है, या यहाँ पे QPR बोलने से अच्छा एंगल P बोल दो सिमिलरली। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिंपल एंगल P प्लस एंगल PQR। तो एंगल PQR मतलब ये दोनों एंगल्स का अगर मैं सम करूंगा तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब देखिएगा मैं यहां से और क्या बोल सकता हूं। ये बोल रहा है यहां पर कि अगर बाइसेक्टर किया जाए PRS का, मतलब इसको अगर बांटा जाए और इसको भी अगर बांटा जाए, मतलब दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं अगर आप PQR को बाइसेक्ट कर रहे हो मतलब हाफ ऑफ एंगल PRS अगर आप कर रहे हो, मतलब आपने अगर इन दोनों मतलब इस साइड का अगर हाफ किया, अगर यहां आपने हाफ लगाया तो इसमें भी तो हाफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हाफ को मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, ऐसे देखिएगा। ठीक है, हाफ कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे 1/2 को मैं एंगल PRS के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे भी हाफ ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो ये हाफ एंगल P प्लस एंगल PQR हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाएगा हाफ एंगल PRS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR, ऐसा हो जाएगा। अब एंगल हाफ ऑफ एंगल PRS, देखना एंगल PRS कहाँ है, तो PRS का जब मैं हाफ करूंगा तो यहां पे पॉइंट T पे ही क्योंकि ये मीट कर रहा है तो मैं ले रहा हूं यहां पे TRS। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। तो हाफ ऑफ एंगल PRS मैं बोल रहा हूं एंगल TRS ले लेता हूं, तो मैं लूंगा एंगल TRS। आपको समझ आ रहा है? हाफ ऑफ एंगल PRS, ये पूरा एंगल था। मैं क्लियर करके एक बार फिर बना के दिखाता हूं, देखना। मैं बोल रहा हूं कि जब मैं एंगल PRS इस पूरे एंगल का हाफ करूंगा तो ये वाला एंगल मैं सिर्फ पिक कर रहा हूं। जब यहां पे ये एंगल उठाया तो यहां पे आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल P
प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखना पी क्यू आर का जो ये हाफ किया है, यहां से मैं ये अंदर वाला एंगल उठा रहा हूं, तो ये हो जाएगा टी क्यू आर। एंगल टी क्यू आर मैंने उठाया, इसको मैं 2 मिनट के लिए अलग कर देता हूं। ठीक है, अब समझना, अब क्या कर सकते हैं, मैंने ट्राइंगल लिया था पी क्यू आर, तो ये पूरी कहानी चल रही थी पी क्यू आर का ट्राइंगल में जब इसको एक्सटेंड किया गया। अब मुझे यहां पे एक ट्राइंगल और दिख रहा है, इन ट्राइंगल टी क्यू आर अगर मैं देखूं तो सिर्फ आप ट्राइंगल टी क्यू आर देखना, टी क्यू आर ट्राइंगल देखो, तो यहां पे भी क्यू आर को एक्सटेंड किया एस तक, तो इसको इस नजरों से देखो कि अब तुम्हारे सामने जो ट्राइंगल है वो क्यू आर और ये बाहर तक एक्सट्रैक्टेड है, तो T है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, इसको बाहर तक किया है, तो ये है पॉइंट S। ठीक है, तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है मतलब TRS, तो एंगल TRS किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है अंदर के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं एंगल TRS इज इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR, इसी के बराबर आ रहा है। देखिए यहां पे TRS की एक वैल्यू मिली, यहां पे TRS की एक वैल्यू मिली, इन दोनों को अगर आपस में इक्वेट कर दूं तो TRS की वैल्यू यहां पर भी और TRS की वैल्यू यहां पर भी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल TQR इज इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR। इस चीज को समझिएगा, ठीक है, ये चीज यहां से मैं हटा देता हूं। चलिए, तो एंगल QTR, अब देखो एंगल TQR इधर भी, एंगल TQR इधर भी है, ये पूरा कट जाएगा, तो ये आया हाफ ऑफ एंगल P बराबर किसके, ये आया एंगल QTR के। ठीक है, तो एंगल हाफ ऑफ एंगल P, इस एंगल का जब मैं हाफ करूंगा तो ये इक्वल आ रहा है एंगल QTR के, मतलब इसके बराबर। और यही तो हमें प्रूव भी करना था। देखो QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल P, एंगल QPR, तो एंगल QPR ये वाला है, इसी का तो तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो ये तुम्हारा हैंस प्रूव्ड हो गया। बस ये चीज आपको करनी थी। ये क्वेश्चन अच्छा था, स्कूल एग्जाम में 3 मार्क्स में हो सकता है देखने को मिले, तो इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन 9th क्लास स्टूडेंट्स आपकी क्लास में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन मेरी तरफ से खत्म होता है। आप लोग कंप्लीट थ्योरी को वॉच करिए, उसके बाद 1 शॉट रिवीजन को समझिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले जो आप लोग तैयारी करने बैठते हैं, अब एक साथ तो पूरी बुक नहीं उठा सकते, क्या क्या इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो क्या याद रखना है वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर आपको मिल गया है। तो बच्चों ये सारी वीडियोस magnetbrains.com की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्लास 12 से लेके यहाँ पे जो किंडरगार्टन तक का ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें क्लास 9th को क्लिक करना है। क्लास 9th को जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 9th की पूरे इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। आपकी सारी मनपसंद टीचर्स आपके सामने, इसको स्क्रॉल करिए, यहीं पे नीचे ही आपको वॉच नाउ का एक टाइल दिखेगा, जो कि वॉच नाउ क्लिक करिए, जहाँ पे 1 शॉट रिवीजन का टाइल बना हुआ है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो 1 शॉट रिवीजन आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो इंटरफेस ओपन होगा, इस इंटरफेस पे यहाँ पे सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। स्क्रॉल अप करिए, जो सा चैप्टर आपको वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करिए। वीडियो रन होना आपके सामने इतना आसान है। तो अब आप घर बैठे बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हो। अपने दोस्तों को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, उनको बताने का तरीका, जब भी आप हमारी वीडियो को वॉच करें तो उसको शेयर जरूर करिए। आप जब शेयर करते हैं तो एक लिंक जनरेट होगा और व्हाट्सएप कर सकते हैं उस लिंक को, तो वो लिंक आप व्हाट्सएप करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर करिए लोगों के साथ। और हमें मोटिवेट करने के लिए कि हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए और लेकर आए, सारे चैप्टर्स का 1 शॉट आपके सामने आ रहा है, तो मोटिवेट करने के लिए जब आप वीडियोस देखते हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स को खत्म किया है। तो बाय एंड टेक केयर।